हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं चल अचल संपत्ति के विषय में। महानिदेशक का आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके दो प्रारूप हैं, उनको हम भरकर आपको बताएंगे किस प्रकार से ये प्रारूप भरे जाने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तथा यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में, और इसका पत्रांक संख्या 1030 है। 2021-22 दिनांक 23 जून 2021 का ये आदेश निकला है। विषय है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ महोदय, और हम इसको प्रारूप भी आपको भरकर बताएंगे। उपर्युक्त विषय कृपया शासन के पत्र संख्या 972/68/1/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 23 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। छायाप्रति संलग्न जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में है। शासन द्वारा उक्त पत्र में कार्मिक अनुभाग 1 द्वारा निर्गत प्रारूप 1 व 2 छायाप्रति संलग्न सूचना अंकित करते हुए उसकी सत्यापित प्रति मानव समुदाय पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति शासन को दिनांक 20/7/2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। तो इसकी जो तारीख है चल अचल संपत्ति का हमें विवरण जो देना है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20/7/2021 निर्धारित की है। उक्त पत्र में यह उल्लिखित है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए आपको 20/7/2021 तक ये अपना विवरण चल अचल संपत्ति का फिलअप करना है। तदनुसार शासन के पत्र की प्रति व कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत प्रारूप 1 व 2 की प्रति संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा की गई अपेक्षानुसार समय अंतर्गत कार्रवाई कराते हुए सूचना की प्रति दिनांक 20/7/2021 तक शासन को तथा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न उक्तवत भवदीय विजय करण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। ये इनको प्रेषित की गई है। और अगला आदेश देखते हैं। इसी से संबंधित दूसरा आदेश है
प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा विभाग परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 1। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय कार्मिक अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1/2017 13/5/1998 TC का 1/2017 दिनांक 21 मार्च 2017 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करें, जो सरकारी सेवकों के चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में है। आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम नियुक्ति तथा उसके पश्चात 5 वर्ष पर चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली 1956 यथा संशोधित के नियम 24 में व्यवस्था दी गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसमें नंबर 2 है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया कार्मिक अनुभाग 1 द्वारा निर्गत प्रारूप 1 व 2 छायाप्रति संलग्न पर सूचना अंकित करते हुए उसकी सत्यापित प्रति मानव समुदाय पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को दिनांक 20/7/2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त कार्रवाई सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के उद्देश्य से आवश्यक है तथा यह निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में निर्गत किया जा रहा है। संलग्न उक्तवत भवदिया रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। अब ये 2000 इसमें संदर्भ किया गया आदेश का 2017 का, तो ये अब हम दिखाएंगे 2017 का आदेश आपको। तो ये 2017 का है। सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 21 मार्च 2017। तो ये उपरोक्त जो शासनादेश है इससे संबंधित है। अब चलते हैं इसमें भी वही चीज़ है लगभग। अब चलते हैं प्रारूप की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इसमें अनुभाग 1 के अंतर्गत 2 निर्गत प्रारूप हैं, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। प्रारूप 1 के अंतर्गत भी कई प्रारूप हैं जिसका हमें विवरण भरना है। चलते हैं प्रारूप 1 की तरफ। घोषणा का पत्र। अब देखते हैं क्या भरना है। उन व्यक्तियों के लिए जो किसी अचल संपत्ति के स्वामी न हों, जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है, ये उन व्यक्तियों के लिए, उन साथियों के लिए है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं कोई अचल संपत्ति आदि अर्जित करूँगा तो मैं संबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उक्त तथ्य को घोषित करूँगा। तो ये प्रारूप फर्स्ट का कै जो है इसमें ये है कि यदि आपके पास अचल संपत्ति नहीं है तब आप इसको भरेंगे, इसमें साइन करेंगे, अपना पद भरेंगे और यहाँ तारीख लिख देंगे। अब चलते हैं प्रारूप 1 के ख के अंतर्गत। इसमें क्या है,
उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति अचल संपत्ति के स्वामी हों। उपरोक्त है जिसके पास अचल संपत्ति नहीं है, और यह है जिसके पास अचल संपत्ति है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल संपत्ति है। भू संपत्ति से तात्पर्य यहाँ पर जमीन, बोने वाली ज़मीन से है, खेती वाली ज़मीन से है। भूमि, जिला यहाँ नीचे नंबर 1 कॉलम में जिला लिखेंगे, और नंबर 2 में तहसील लिखेंगे, और नंबर 3 में गांव लिखेंगे। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, कितने बीघा है, कितने, और बीघा को आप एकड़ में बना लेंगे, कितने एकड़ में है उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक करेंगे, यदि पैतृक है तो उसको लिखेंगे, और यदि आपने अर्जित की है तो किस तारीख में अर्जित की है उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। वार्षिक राजस्व यहाँ पर लिखेंगे कितना हुआ है, और अनुमानित मूल्य उस ज़मीन का कितना है उसको कॉलम नंबर 7 में लिखेंगे। और विशेष विवरण, यदि कोई आप इससे संबंधित कोई विशेष विवरण देना चाहते हैं तो वह कॉलम नंबर 8 में आप देंगे। अब चलते हैं गृह संपत्ति, ऊपर हुई जमीन खेती की। अब आती है बात हमारी गृह संपत्ति, हमारे घर की संपत्ति कितनी है। तो इसमें है क्रम संख्या, गृह, ग्राम, कस्बा या नगर। तो गृह की जो ज़मीन है हमारी वो ग्राम में है या नगर में है, वो किस में है, वो हमें कॉलम नंबर 2 में हमें नीचे इसको लिखना होगा। ग्राम है तो ग्राम लिखना होगा, और नगर है तो नगर लिखना होगा। और किस ज़िले में है उसको कॉलम नंबर 3 में लिखना होगा। गृह की संख्या, गांव में तो गृह की संख्या नहीं होती है, लेकिन जो नगर होते हैं उनमें गृह की संख्या होती है, मकान नंबर होते हैं, तो उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। अर्जित या पैतृक, अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक लिखेंगे, यदि पैतृक है तो पैतृक लिखेंगे, और यदि अर्जित की है तो उस अर्जित करने का दिनांक आप कॉलम नंबर 5 में अंकित करेंगे। क्या रहने के प्रयोजन के लिए काम में आता है या किराए पर उठाया गया है। जो आपने ये ज़मीन ली हुई है, अर्जित की है या पैतृक है, उसको आप किस उद्देश्य के लिए यूज़ कर रहे हैं, किराए के लिए अथवा रहने के लिए, जो भी है उसको आप नीचे अंकित करेंगे। यदि आप प्रयोजन आपका है किराया, तो आप उसको वार्षिक यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपका 1000 रुपये है तो साल के हो गए 12,000, उसको यहाँ पर अंकित करेंगे कॉलम नंबर 7 में। अनुमानित मूल्य नीचे लिखेंगे, उस मकान का कितना अनुमानित मूल्य है। और विशेष विवरण, यदि कोई विशेष विवरण इसके अतिरिक्त खोलना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 9 में खोलेंगे। और यहाँ पर यदि मैं भविष्य में अचल संपत्ति अर्जित खरीदता हूँ या प्राप्त करूँगा तो संबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उक्त तथ्य को घोषित करूँगा। तो ये उपरोक्त में है, और यहाँ पर साइन करेंगे, पद संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे भरने जब आप फॉर्म भर रहे हैं। अवशेष अचल संपत्ति में एक बंधक या पट्टे पर रखे गए गृह या भू संपत्तियों की सम्मिलित है। किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो या साथ में रहता हो या किसी प्रकार का उस पर आश्रित रखी गई हो या उसकी ओर से प्रबंधन की जाने वाली संपत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखे गए वो उसकी संपत्ति समझी जाएगी। और कॉलम नंबर 11 है, प्रारूप 1 का कॉलम नंबर 11 है। इसे देखते हैं क्या है। उक्त लोगों के लिए जिनके कोई अंश, शेयर या इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप कॉलम इसमें प्रारूप 1 के गै को भरेंगे। एतद
द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान का स्वामी नहीं हूँ, और इसके पश्चात यदि मैं अर्जित करता हूँ या अन्य इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं सम्मिलित अवधि के लिए 5 वर्षीय घोषणा में उसको घोषित करूँगा। और इसको आप हस्ताक्षर करेंगे, पदनाम लिखेंगे और साइन कर देंगे। अब प्रारूप 1 का घ है उन व्यक्तियों के लिए जो अंशों के स्वामी हों और जिनके अन्य विनिधान हों। तो विनिधान से तात्पर्य इन्वेस्टमेंट। तो यदि आप स्वामी हैं, आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके स्वामी हैं, तो आप इस कॉलम को भरेंगे, कॉलम नंबर घ को, खंड घ को भरेंगे। मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे निम्नलिखित अंश और विनिधान हैं। अंश और यह है क्रम संख्या क्या है, नंबर 1 में भरेंगे। विवरण इसमें भर देंगे और अर्जित करने का दिनांक इसमें भरेंगे। जो आपने अंश लिए हैं, जो भी आपने लिया है वो उसको आप इसमें भरेंगे, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, और प्रत्येक अंश का मूल्य जो भी आप अनुमानित है उसको भरेंगे, और अंशों की संख्या भरेंगे, और अंशों का कुल मूल्य यहाँ पर कॉलम नंबर 6 में भरेंगे। और विशेष विवरण यदि कोई इससे अलग है, कुछ आप स्पष्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर 7 में लिखेंगे। विनिधान इन्वेस्टमेंट क्रम संख्या विवरण और विनिधान करने का दिनांक, आपने किस तारीख में विनिधान किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मूल्य क्या है, कॉलम नंबर 4। और विशेष विवरण यदि आप इससे कुछ हटकर कुछ आप स्पष्ट करना चाहते हैं, कॉलम नंबर 5 में लिखेंगे। अब आते हैं, यदि मैं और अंश अर्जित करता हूं या अन्य विनिधान करता हूं तो मैं संबंधित अवधि के लिए 5 वर्षीय घोषणा में उक्त तथ्य को घोषित करूंगा। यदि आप इसके बाद या कुछ अर्जित करते हैं तो उसमें आप इस प्रकार की घोषणा करेंगे, साइन करेंगे, पदनाम और दिनांक। और नीचे है आपका प्रारूप 2। प्रारूप सेकंड में क्या है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। समूह का नाम आपके समूह के अंतर्गत आते हैं, समूह क, ख, ग, घ। कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, और सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारी कर्मचारी की संख्या लिखेंगे, और अवशेष अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या लिखेंगे, और यहाँ अभियुक्ति कोई भी हो तो उसको लिखेंगे। और ये कॉलम नंबर प्रारूप सेकंड जो भरना होगा विभाग अध्यक्ष अथवा कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा भरा जाएगा, और हस्ताक्षर मोहर व दिनांक सहित यहाँ पर अंकित किया जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी अंश फ़ायदा हुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टाइट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।